यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो टीवीएम का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था, जो कि था अपना यूनिट नंबर 5 में। आज हम लोग जो है वो एक नया टॉपिक करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का, जिसका नाम है लीवरेज एनालिसिस। 3 टॉपिक एक साथ है, एक है लीवरेज एनालिसिस, एक है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और एक है इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, तो तीनों इंडिफरेंस पॉइंट का, तो तीनों टॉपिक जो है वो लिंकेज के अंदर है। तीनों टॉपिक को अपने को जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टार्टिंग करेंगे हम पहले लीवरेज से, क्योंकि लीवरेज समझ में आएगा तो लीवरेज के बेस पर होगा आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस एंड देन उसके बेस पर जो है वो आएगा आपका क्या, इंडिफरेंस पॉइंट। ओके, हाँ जी सर, अभी तो हम लोग कर रहे थे यूनिट नंबर हमारी 5, अब आप यूनिट नंबर 4 पे आ गए। देखिए क्या है, ये डेमो के लेक्चर चल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, यूनिट नंबर जो 5 थी वो कंटिन्यूटी के अंदर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब जैसे टीवीएम किया, अब उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का वो एप्लीकेशन पे आपको लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो है 21 को 21 अगस्त को हम लोग जो है वो बैच लॉन्च कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट का। ओके, तो सारे डिटेल इंफॉर्मेशन 21 तारीख को आपको उसमें मिल जाएंगी। 21 तक मैं और जो है यूनिट्स जो है उनकी वीडियोस जो है कुछ अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वेरिएशन मिल जाए, आपको पता चले कि हर एक टॉपिक को हम एकदम डेप्थ के अंदर जो है वो करवाएंगे। ओके, हाँ जी, बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है कि एमबीए का जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं वो सब डिटेल इंफॉर्मेशन आपको जो है वो 21 अगस्त को मिल जाएगा। प्रॉपर एक वीडियो में उसकी लॉन्चिंग की जो है मैं लेके आऊंगा, उसके अंदर हर एक डिटेल जो है बताएंगे आपको। और वो बैच जो है वो अक्टूबर वालों के लिए नहीं है, वो है आपके जून, क्योंकि अब दिसंबर में तो पेपर होना पॉसिबल नहीं है, जो जून 2022 में पेपर होना है उनके लिए। ओके, हाँ जी सर, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है लीवरेज एनालिसिस। ओके, तो लीवरेज की अगर मैं बात करता हूं तो लीवरेज क्यों पढ़ना है? देखो, कोई भी टॉपिक जब भी मैं आपको करवाता हूं तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि उस टॉपिक की रेलिवेंसी क्या है, आखिर हम उसको पढ़ने क्यों वाले हैं। ओके जी सर, तो लीवरेज क्यों करना है? लीवरेज 3 तरह की आपके सिलेबस में, वैसे 4 तरह का लीवरेज होता है। एक होता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, फिर होगा फाइनेंसिंग, फिर दोनों का मिक्स है, उसको बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज। एक और भी होता है वर्किंग कैपिटल लीवरेज। ओके, बट वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। तो अपने सिलेबस में जो 3 तरह की लीवरेज है, वन इज ऑपरेटिंग, फिर फाइनेंसिंग और फिर कंबाइंड। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भाई लीवरेज पढ़ना क्यों है? लीवरेज है क्या वो देखेंगे, बट लीवरेज पढ़ना क्यों है? तो टोटल मिला के लीवरेज के ऊपर हम लोग जो है वो 4 लेक्चर लगाने वाले हैं। एक तो आज का बेसिक लेक्चर हो गया, फिर 3 तरह के लीवरेज पे 3 लेक्चर जो है हम लोग लगाएंगे, प्रॉपर्ली उसको पढ़ेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, और फिर एक लेक्चर आपका इंडिफरेंस पॉइंट के ऊपर लगेगा, और फिर एक लेक्चर हम लगाएंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के ऊपर। ओके, हाँ जी सर, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है लीवरेज। तो लीवरेज क्यों पढ़ना है, पहले उसका एक बार थोड़ा सा जो है वो ब्यौरा हम देखते हैं। इससे पहले मैंने टीवीएम का टॉपिक आपको करवा दिया था, वो कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों बच्चों के लिए रेलिवेंट था, लेकिन जो लीवरेज का टॉपिक है वो सिर्फ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है, कॉमर्स वालों के लिए रेलिवेंट नहीं है। कॉमर्स के अंदर पहले लीवरेज का टॉपिक हुआ करता था एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ, बिजनेस फाइनेंस आया, तो उसमें लीवरेज के टॉपिक को यहां से हटा दिया गया। ओके, हाँ जी, तो ये जो टॉपिक है वो सोनली ओनली किसके लिए है? दिस टॉपिक एक्सक्लूसिवली है ओनली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो कोई कॉमर्स वाला, अगर कॉमर्स नेट की तैयारी करने वाला अगर बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ओके, हाँ जी, चलो अब लीवरेज क्यों करना है उसके लिए पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। इंफॉर्मेशन क्या, बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि आखिर लीवरेज स्टडी करनी ही क्यों है। तो ध्यान से सुनना, पूरे के पूरे एंटायर टॉपिक को कि लीवरेज क्यों पढ़ना है, इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस जो आपका पॉइंट होता है, या ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, तो उसको मैंने एक 3 पेजेस के एक फ्लो चार्ट के अंदर जो है समराइज कर दिया है। ठीक है, तो वहां से मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा डेप्थ नॉलेज हो जाएगा कि आखिर ये चैप्टर का रेलिवेंसी क्या है, ये चैप्टर में पढ़ क्यों रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से लगभग 2 क्वेश्चन पूछता ही है। तो लीवरेज का फॉर्मूला का क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी डिग्री निकालने का पूछ लेगा, या फिर जो है वो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या फिर क्वेश्चन आपका आ सकता है इंडिफरेंस पॉइंट का। अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा बताओ यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा, या वो ईबीआईटी निकालना जो है कि ईबीआईटी के कौन से पॉइंट पे दोनों जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर है उनका जो ईपीएस है वो सेम आएगा। तो वो सब चीजें जो है वो यहाँ से क्वेश्चन, मतलब उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले क्या, अपने को 6 लेक्चर लगाना पड़ेगा, लेकिन 6 लेक्चर में ये टॉपिक पूरा पूरा टनाटन हो जाएगा। ये 6 के 6 लेक्चर में यूट्यूब के ऊपर डालूंगा,
लूंगा, ये पूरा टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, लीवरेज का, ईबीआईटी ईपीएस का और इंडिफरेंस पॉइंट का। ओके, हाँ जी, चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहली बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? फाइनेंशियल मैनेजर की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं? डिसीजन। तो मैंने लिखा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक सेवरल डिसीजन। उसको बहुत सारे क्या लेने पड़ते हैं? डिसीजन। क्यों लेने हैं डिसीजन? क्यों लेने हैं? क्योंकि वाई, क्यों? ताकि उन डिसीजंस की मदद से वो फर्म के ऑब्जेक्टिव को क्या कर ले? फुलफिल कर ले। मतलब फर्म के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये है, फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? तो देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, बट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है फर्म का? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को क्या करना? इंक्रीज करना। तो फर्म का एक ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। उस ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल मैनेजर्स, जो डिफरेंट फर्म के फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, उनको डिसीजन लेने होते हैं, एंड दैट डिसीजन आर नोन एज अ फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, अब जो फाइनेंशियल डिसीजंस है उनको तीन पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। आइए देखते हो तीन कौन कौन से डिसीजन है। एक है जी आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा? इन्वेस्टमेंट। एक होता है कौन सा? फाइनेंसिंग। और एक है कौन सा? डिविडेंड। तो पहली बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो लेने वाले डिसीजन है वो कितने तरह के हैं? तीन तरह के। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फाइनेंसिंग और तीसरा कौन सा? डिविडेंड। पहले अगर मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, यहां पे फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो यहां पे डिसाइड करता है कि कितना पैसा मुझे क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अब क्वेश्चन यहां पे ये राइज हुआ कि इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी है? तो इन्वेस्टमेंट हम दो जगह पे करते हैं, या तो करते हैं किसमें? करंट एसेट में, या करते हैं किसमें? फिक्स एसेट में। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है करंट एसेट में तो उसके लिए लिया जाता है कौन सा? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है फिक्स्ड एसेट्स में तो उसके लिए लिया जाता है कौन सा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। पहली बार दोबारा समझिएगा, फाइनेंशियल मैनेजर को तीन तरह के डिसीजन लेने हैं। सबसे पहला कौन सा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा कहां कहां पे अपने को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। ओके, अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां करते हैं? दो जगह पे, या तो करंट एसेट में या फिर फिक्स में। करंट एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उसके लिए लिया जाता है कौन सा? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिक्स एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है उसके लिए लिया जाता है कौन सा? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है जो पैसा हमने इन्वेस्ट करना था उसको इकट्ठा कैसे करेंगे? उसके लिए लिया जाता है कौन सा? फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन की अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बता दूं कौन सा? डिविडेंड। क्योंकि मेन अपना पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो आज का डिपेंड करता है किसके ऊपर? फाइनेंसिंग डिसीजन पे। मतलब जो हमारी लीवरेज जो स्टडी है वो सारा का सारा डिपेंड है किसके ऊपर? आपके फाइनेंसिंग डिसीजन पे। ओके, तो इसकी बात अभी तो पूरी डिटेल में करेंगे। अभी एक छोटी सी पॉइंट करवा दूं जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो ये डिसाइड करता है, दोबारा सुनिएगा, डिविडेंड डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो ये डिसाइड करता है कि अर्निंग का, किसका? अर्निंग का कितना पोर्शन हम क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें। अर्निंग का कितना पोर्शन हम क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट। और कितना पोर्शन हम लोग जो है वो क्या करें? रिटेन करें। क्या करें? रिटेन करें। दोबारा समझिएगा, डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अर्निंग का जो टोटल आपकी अर्निंग है सब कुछ पेमेंट करने के बाद में, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद, इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद जो अर्निंग बची को किसके लिए? अर्निंग फॉर, बोलो, अर्निंग फॉर इक्विटी। तो जो अर्निंग फॉर इक्विटी बची हुई है उस अर्निंग का कितना पोर्शन हम लोग जो है वो क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट करें शेयर होल्डर्स के बीच में, शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड के तौर पे, और कितना पोर्शन हम लोग जो है वो क्या कर लें? कंपनी में ही रिटेन कर ले एज ए रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे। तो उसके लिए लिया जाता है कौन सा? डिविडेंड डिसीजन। ओके, हाँ जी। तो पहली बात, फाइनेंशियल मैनेजर को तीन तरह के डिसीजन लेने हैं। वन इज इन्वेस्टमेंट, जहां पे हम ये डिसाइड करते हैं पैसा कहां पे लगाना है। करंट में लगाना है तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट में लगाना है तो कैपिटल बजटिंग। ओके, पैसा कहां कहां, अब पैसा कितना लगाना है वो तो इन्वेस्टमेंट में पता चल गया, बट वो पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए भी तो है, तो कहां से इकट्ठा करना है उसके लिए पढ़ेंगे भी कौन सा? फाइनेंसिंग। और तो एक तीसरा डिसीजन और होता है, दैट इज द डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर एक फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या करता है? डिसाइड करता है। और क्या डिसाइड करता है? कि ईयर एंड के ऊपर जो उसके पास में अर्निंग आई, उस अर्निंग में से उसने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उसमें से उसने प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया, करने के बाद जो अर्निंग बचे इक्विटी के लिए, उस
अर्निंग का कितना पोर्शन हम लोग जो है वो शेयर होल्डर के बीच में, इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और कितना पोर्शन हम लोग जो है उसको रिटेन करने वाले कंपनी के अंदर एज एन रिटेन अर्निंग, उस डिसीजन को बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड डिसीजन। ओके, हाँ जी, डिविडेंड की प्रॉपर बात करेंगे यूनिट नंबर 5 के अंदर, लेकिन अभी हम डिस्कशन नहीं करने वाले, अभी हम बात करेंगे किसका, फाइनेंसिंग डिसीजन का। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बेसिकली डिसीजन आपको लेना क्या है भाई, फाइनेंसिंग के अंदर अपने को 2 डिसीजन लेने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये यहां पे अराइज होता है फाइनेंसिंग में, हाउ मच फंड्स आर नीडेड, कितना पैसा चाहिए। अब कितना चाहिए वो तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कैपिटल बजटिंग पे। अगला क्वेश्चन ये है, डिसाइड द सोर्सेस, कहां से पैसा चाहिए। जब आपने फाइनेंसिंग डिसीजन लेना था इन्वेस्टमेंट के अंदर, आपने ये देख लिया भाई मुझे इतना पैसा फिक्स एसेट में लगाना है, से 10 करोड़ रुपीस, ठीक है, 10 करोड़ रुपया आपको जो है वो लगाना है, 10 करोड़ रुपए की आपको फिक्स एसेट्स जो है वो क्या करनी है, परचेज करनी है। लाइक कोई मशीनरी आपको जो है वो परचेज करना है, कोई प्लांट के अंदर आपको पैसा जो है वो क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज आता है कि 10 करोड़ रुपया आएगा कहां से, तो कहां से उस 10 करोड़ को इकट्ठा करना है, उसके लिए लिया जाता है कौन सा, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किसके बारे में, दिस सोर्सेस और द कॉम्बिनेशन टू रेज सच फंड, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज की बात की जाएगी, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, तो उन अलग अलग सोर्स में से हम कैसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इक्विटी से लूं, डेट से लूं, प्रेफरेंस से लूं, रिटेन्ड अर्निंग से लूं, तो किस सोर्स से कितना कितना पैसा मैं क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा, उसके लिए लिया जाता है कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, हाँ जी। अब अलग अलग सोर्स होते हैं, आपको मालूम है, कंपनी के फंड्स इकट्ठे करने के सोर्स कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग बोलो होता है सर, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं, हाँ जी सर ये भी होते हैं। तो ये अलग अलग आपके पास में क्या है, सोर्स है, इनमें से किस सोर्स से हम पैसे को इकट्ठा करें उसके लिए लेना पड़ेगा कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, हाँ जी। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे सोर्स, ठीक है, मतलब उनके कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, कितना पैसा ले इक्विटी से, कितना ले प्रेफरेंस से। उसके लिए क्वेश्चन ये रहता है कि सबसे बेस्ट मिक्स कौन सा है। बेस्ट मिक्स का मतलब ये है कि मैं कहां से पैसा इकट्ठा करूं ताकि मेरा जो, ध्यान से सुनना, मैं कहां से, क्योंकि देखो हर सोर्स की अपनी एक कॉस्ट होती है, ये अलग अलग सोर्स है ना, इन सब की अपनी क्या है, कॉस्ट है जी, हर सोर्स की अपनी कॉस्ट है, और जितनी कॉस्ट ज्यादा होगी उतनी शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहां से पैसा इकट्ठा करें, सर हमको वहां से पैसा इकट्ठा करना चाहिए जहां से कॉस्ट हमारी क्या है, कम। जितनी कॉस्ट कम होगी उतनी शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि बेस्ट मिक्स कौन सा, मतलब कहां कहां से मैं पैसा इकट्ठा करूं ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो क्या है, कम आए। ओके, हाँ जी। उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं हम लीवरेज, और जिसको बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। मतलब कहां से पैसे इकट्ठा करना है, ठीक है, मतलब आपका बेसिकली कहां से पैसे इकट्ठा करने का मतलब क्या, आपके कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ता है पहले क्या, लीवरेज और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। लेकिन मैं नीचे कुछ लिखा भी है कि व्हाट इज द बेस्ट मिक्स, बेस्ट मिक्स कौन सा होगा, मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को लेना चाहिए, या इक्विटी और डिबेंचर इनको लेना चाहिए, या इक्विटी या बॉन्ड इनको लेना चाहिए, या इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग इनको लेना चाहिए। तो किस बेस्ट मिक्स को मैं लेके चलूं ताकि मेरी कॉस्ट कम से कम आए और रेवेन्यू मतलब रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। कॉस्ट अगर कम होगी, रिटर्न ज्यादा होगी, तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनका इस मिक्स का, ये जो मिक्स होता है अलग अलग सोर्सेज का, उसका इंपैक्ट पड़ता है किस पर, रिटर्न पे भी, रिस्क पे भी। और जब आप सोर्सेज की बात करोगे, उनकी कॉस्ट की बात करोगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यही तो चेक करते हो, रिटर्न और रिस्क। ओके, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, वैल्यू पे, क्योंकि जितनी कॉस्ट ज्यादा उतनी वैल्यू कम, और जितनी कॉस्ट आपकी क्या आएगी, कम, उतनी आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ज्यादा। तो इसीलिए आपको यहां पे जो है जुडिशियली बहुत ही सोच समझ के जो है डिसीजन लेना होता है कि कितना पैसा और कहां कहां से अपने को इकट्ठा करना चाहिए ताकि मेरी कॉस्ट जो है वो क्या हो, कम से कम आए, और मेरी वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा आए। समझ रहे हो बात को, हाँ जी। एक बार इतना ही दोबारा देखते हैं, समझो।
बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत डिसीजन लेने होते हैं। क्यों लेने होते हैं? क्योंकि फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, उसको क्या करना है? पूरा करना है। उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए हमको लेने पड़ते हैं डिसीजन। डिसीजन कितने तरह के? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाने वाले डिसीजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला डिसीजन जो है वो होता है कौन सा? इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा शॉर्ट टर्म जो है वो एसेट में लगाना है, बोलते हो करंट एसेट में लगाना है, कितना पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना है। शॉर्ट टर्म में जो लगाना है उसके लिए डिसीजन लिया जाएगा, उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कितना पैसा लॉन्ग टर्म में लगाना है उसके लिए जो डिसीजन लिया जाएगा उसको बोलेंगे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कितना पैसा लगाना है वो तो डिसाइड हो गया, बट वो पैसा आएगा कहां से, तो उसके लिए लेना पड़ता है कौन सा? फाइनेंसिंग डिसीजन। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डिसीजन और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिविडेंड डिसीजन। अर्निंग का कितना पोर्शन रिटेन करना है और अर्निंग का कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिविडेंड डिसीजन। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कितना पैसा कहां से इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं वेरियस सोर्सेज। अब अलग अलग सोर्स हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी सोर्स से इकट्ठा कर लो, क्योंकि हर सोर्स की अपनी क्या होती है? कॉस्ट होती है, और कॉस्ट जितनी ज्यादा आएगी उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, होगी ना। और हम ऐसा नहीं चाहते, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी फॉर्म की वैल्यू क्या है? ज्यादा। और वैल्यू अगर ज्यादा लानी है तो उसके लिए कॉस्ट क्या लानी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपने को कुछ टेक्निक का जो है वो क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। वो टेक्निक के अंदर एक आती है कौन सी? लीवरेज एनालिसिस। ओके, ताकि कॉस्ट कम से कम आए और मेरी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। यहां तक ओके क्या? हाँ जी। अब लीवरेज को पढ़ने के लिए पहले 2 चीज क्लियर करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड नंबर 1 फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 कैपिटल स्ट्रक्चर। 2 अलग अलग चीजें होती हैं, एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और एक होता है कौन सा? कैपिटल। एक मेरी बात समझिएगा, आप लोगों ने जो है वो बैलेंस शीट देखी होगी, ध्यान से समझना। ये बैलेंस शीट, एक बार मैं टी शेप बैलेंस शीट बना रहा हूं। ओके, यहां पे आपने देखा होगा कुछ होती है करंट एसेट, कुछ होती है आपकी फिक्स एसेट। ये करंट एसेट हो चाहे फिक्स एसेट हो, ये फाइनेंस कहां से होती है? ये फाइनेंस होती है 2 जगह से, या तो होगी कहां से? नॉन करंट लायबिलिटी से, या होगी करंट लायबिलिटी से। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा जैसे आपका इक्विटी, जैसे आपका प्रेफरेंस, जैसे आपका डिबेंचर, जैसे आपका रिटेन अर्निंग यहां से, और कुछ होगी कहां से? करंट लायबिलिटी। ओके, ये दोनों का जो टोटल होता है ना, ये दोनों टोटल, ये मतलब करंट और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों का जो टोटल है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और ये जो अकेला नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। आइए मैं दिखाता हूं, ध्यान से समझना। पहले अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा 2 चीजें, एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और एक कौन सा? कैपिटल। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत ही वाइडेड टर्म है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर इट इंक्लूड, इसमें आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, हाँ जी। तो पहले अपने को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या, और फिर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या। ओके, हाँ जी। पहले मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताता हूं एक बार। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आएगा? इट इज अ मिक्स ऑफ ओनली लॉन्ग टर्म सोर्स। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ मिक्स आएगा किसका? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे इक्विटी, जैसे प्रेफरेंस, जैसे रिटेन अर्निंग, जैसे लॉन्ग टर्म डेट। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। नहीं सर, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फाइनेंशियल कौन सा होता है? फाइनेंशियल के अंदर क्या आएगा? ये लॉन्ग टर्म तो आएगा। इट इंक्लूड बोथ द लॉन्ग टर्म सोर्स, मतलब ये तो आएगा, प्लस में इसमें आएगी करंट लायबिलिटी। तो 2 चीजें समझनी पड़ेंगी पहले, एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फर्म का, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं ओनली क्या? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। लेकिन अगर बात करूंगा मैं किसका, बोलो किसकी? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म तो आएगा, और लॉन्ग टर्म के साथ में एक और सोर्स आने वाला है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? करंट लायबिलिटी। ओके, हाँ जी। लेकिन हम तो डील करने वाले ओनली किससे? कैपिटल स्ट्रक्चर से, क्योंकि अपने यहाँ पे टॉपिक तो लीवरेज बेसिकली जो है वो डील करते हैं किसके साथ? कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ ही। ओके, तो हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का, बट आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत ही वाइडेड टर्म है जिसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर भी आता है, प्लस में करंट लायबिलिटी भी आती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? इट इज अ मिक्स ऑफ ऑल द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड के अंदर जो है बेसिकली क्या क्या आने वाले? एक आएगा इक्विटी, एक आएगा प्रेफरेंस, एक है रिटेन अर्निंग, एक है लॉन्ग टर्म डेट, मतलब जिनका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा का है। ओके, टू क्वांटिफाई द रिस्क एंड रिटर्न, देखो हर एक सोर्स में, ये जो अलग अलग सोर्स है ना, इन हर सोर्स के अंदर जो है इनसे रिलेटेड कुछ एसोसिएटेड रिस्क होता है, और उससे रिलेटेड क्या होती है? रिटर्न होती है। टू क्वांटिफाई करने के लिए रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर, जो अलग अलग आपके कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन ये, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकते हैं? सर ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी हो प्लस प्रेफरेंस हो। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी हो प्लस में डेट हो। ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी हो
प्लस में ओनली रिटेन अर्निंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी हो प्लस में खाली इक्विटी हो, मान लो, ऐसा भी हो सकता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि इक्विटी ना हो? अरे ऐसा कैसे होगा, इक्विटी तो होगी थोड़ा बहुत तो आपका जो है वो आपको कैपिटल तो इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। तो ये अलग अलग जो है ना इनको बोलते हैं हम लोग क्या, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 सोर्स हो, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डेट भी है, या ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है और आपका रिटेन अर्निंग है। तो अलग अलग चीजें, ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इन सभी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं आप लोग क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में जो रिस्क होता है उसको क्वांटिफाई करने के लिए, अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में जो रिस्क होता है उसको क्या करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए हमारे पास में कितनी टेक्निक है, 2 टेक्निक है। 2 टेक्निक में एक तो टेक्निक है कौन सी, लीवरेज, और एक है कौन सी, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ओके, दोनों ही टेक्निक के अंदर जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज द डेट। क्या होता है वो, डेट है, क्योंकि भाई डेट के ऊपर अगर आपने डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा किया तो डेट के ऊपर आपको फिक्स रेट से देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, हर केस में भाई इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने इक्विटी इशू किया ना तो आपको बदले में क्या देना होता है, डिविडेंड। और डिविडेंड का एक सिंपल सा फंडा होता है, क्या, डिविडेंड तब पे करेंगे अगर कंपनी में प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड का पेमेंट नहीं होगा। लेकिन डेट में ऐसा होता है, डेट के बदले में देना पड़ता है क्या, इंटरेस्ट। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भाई इंटरेस्ट का पेमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा पंगा जो है वो यही आता है कि अगर हम कभी भी कैपिटल रेज कर रहे हैं, मतलब पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, और पैसा कौन सा उठा रहे हैं, डेट के तौर पे, तो बड़ा पंगा है। तो वहां पे अपने को डिसाइड करना पड़ता है कितना डिबेंचर का पोर्शन मैं मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में जोड़ूं ताकि उससे मेरी अर्निंग के ऊपर कोई खास इंपैक्ट ना आए, या फिर मेरा रिस्क जो है वो क्या हो, कम हो। ओके, और इसी के लिए अपने को 2 टेक्निक पढ़नी है, एक है लीवरेज और एक है कौन सा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो यहां पे 2 टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे, एक है लीवरेज और एक है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इनके बेस पर हम डिसाइड करेंगे, इनके मतलब इन 2 टेक्निक के बेस पर डिसाइड करेंगे हाउ मच, कितना फंड्स रेज किया जाए, कहां से, डेट कैपिटल से। ओके, क्योंकि बिकॉज डेट हैज द रिस्क, क्योंकि डेट के अंदर जो है वो क्या होता है, रिस्क है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। डेट में रिस्क होता है, क्या रिस्क होता है पहले आप बताओ। सर देखो, डेट में एक ये रिस्क होता है कि डेट के ऊपर आपको पे करना पड़ता है क्या, इंटरेस्ट। ओके, हाँ जी, और ये इंटरेस्ट कब पे करना पड़ेगा, सर ये इंटरेस्ट का ये सीन होता है, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर कभी ऐसा हो गया लॉस है तो भी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं इंटरेस्ट इज द चार्ज। इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज होता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या होता है, चार्ज होता है। मतलब ये तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, वेदर प्रॉफिट है और वेदर लॉस है। ये बात समझ में आ रही है क्या, हाँ जी। अब रिस्क कैसा है, एक तो है ऑपरेटिंग रिस्क, रिस्क को यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। एक तो है कौन सा, ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, हम लोग जब भी कोई बिजनेस करना शुरू करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बिजनेस से हम इतना अर्निंग तो कर लेंगे, बोलते इतना हम ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है हम लोग कमा लेंगे। वो तो हमने उम्मीद की ना, क्या पता उस ईबीआईटी में वेरिएशन आ जाए, जो हमने ईबीआईटी स्टार्टिंग के अंदर सोचा था, क्या पता उसमें क्या आ जाए, वेरिएशन आ जाए। क्या पता वो ईबीआईटी वैसा ना हो, हमने सोचा था कि हम बिजनेस करेंगे और हर साल जो है वो कमाएंगे 20 लाख रुपया, क्या पता 20 लाख ना कमाएं, क्या पता हम 21 कमाएं, क्या पता हम 19 कमाएं, क्या पता हम 18 कमाएं, क्या पता हम 10 पे रुक जाएं। तो ये जो वेरिएशन होती है ईबीआईटी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग रिस्क। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क बेसिकली जो है वो क्या, इट इज अ वेरिएशन इन द ईबीआईटी में होने वाली वेरिएशन। बोले तो डेट इज, मैंने लिखा भी है, जो ईबीआईटी हमने एक्सपेक्ट किया था, हमने सोचा था कि इतना ईबीआईटी जो है वो हम कमाएंगे, ठीक है, क्या पता रियल में शायद वो ऐसा हो कि वो उतना ईबीआईटी हम ना कमाए, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमने सोचा था इतना ईबीआईटी आएगा और उतना ईबीआईटी अगर नहीं आया तो उस वेरिएशन की वजह से जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग रिस्क। ओके, अब जब ऑपरेटिंग रिस्क होगा तो इसकी वजह से अराइज होगा कौन सा, फाइनेंशियल। क्यों, क्योंकि जितना हमने ईबीआईटी सोचा था अगर उतना ईबीआईटी नहीं आया तो क्या पता हम ब्याज का भुगतान भी ना कर पाए, और अगर हम टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। मतलब शायद हम फिक्स फाइनेंशियल चार्ज, बोले तो इंटरेस्ट का टाइम पर पेमेंट ना कर पाए, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। तो ऑपरेटिंग रिस्क हुआ। ऑपरेटिंग रिस्क क्यों होता है, जितना हमने अर्निंग सोची थी क्या पता उतनी अर्निंग ना आए, और इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे
लॉस हो, तो उसकी वजह से अराइज होगा कौन सा, फाइनेंशियल रिस्क। और फाइनेंशियल रिस्क क्या बताता है कि क्या पता एक फर्म जो है वो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट या फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज, मतलब इंटरेस्ट, क्या पता एक फर्म जो है वो इंटरेस्ट का टाइम पे पेमेंट ना कर पाए, तो वहां जो रिस्क राइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो, वो जो रिस्क राइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो दो तरह के रिस्क है, एक है ऑपरेटिंग, वो क्या होता है, वेरिएशन इन द ईबीआईटी, जो ऐसा हमने ईबीआईटी सोचा क्या पता वैसा ईबीआईटी ना आए। और दूसरा कौन सा होता है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब जो है वो क्या होता है कि क्या पता एक फर्म जो है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट आती है, ध्यान से समझना। एक तो फिक्स फाइनेंशियल चार्ज के अंदर आता है इंटरेस्ट, और एक आता है इसके अंदर प्रेफरेंस का डिविडेंड भी, ये भी ध्यान रखना। सर प्रेफरेंस का डिविडेंड तो आप बोल रहे हो चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस के ऊपर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट से होता है। आपने सुना हो, आपने कभी देखा होगा, ऐसा लिखा होता है हमेशा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 12% या 8% ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कूपन रेट, या इसी को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड रेट, ध्यान से समझना। ओके, हाँ जी, तो ये भी है तो फिक्स ही है, बोलो, है तो फिर अगर प्रॉफिट होगा तो क्या पे करना पड़ेगा, इसी रेट से देना पड़ेगा। तो ये भी आपका आता है किसमें, फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज में। ओके, तो यहां पे हम लोग जो है वो ये बोलते हैं क्योंकि रिस्क है, डेट में क्या होता है, रिस्क है, तो कितना पोर्शन डेट से लूं वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, दो रिस्क है मेरे, एक है ऑपरेटिंग और एक है कौन सा, फाइनेंशियल। इसीलिए मुझे बहुत ही सोच समझ के जो है वो पैसा उठाना पड़ता है डिबेंचर से या बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, रिस्क है। और मेन रिस्क है कि भाई पैसा मतलब प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ, तो आपको जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट तो हर हाल में करना ही करना पड़ेगा। ओके, और इसीलिए हम लोग जो है बहुत सोच समझ के पैसा उठाते हैं डेट से, और उसके लिए हमारे पास में दो टेक्निक है, और वो टेक्निक कौन कौन सी है, एक है आपका लीवरेज और एक है कौन सी, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। इनके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा, हाउ मच फंड रेज फ्रॉम द डेट, के डिबेंचर से हम कितना पैसा जो है वो क्या करेंगे, रेज करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो, हाँ जी। इसलिए हम पढ़ते हैं किसको, लीवरेज एनालिसिस को। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि लीवरेज क्यों पढ़ना है। तो एक बार लास्ट मैं आपको पूरा का पूरा गो थ्रू करवा दूं, आइए हम पढ़ते हैं। देखो, बोलता है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है फाइनेंशियल मैनेजर को कुछ डिसीजन लेने होते हैं। हाँ जी, लेने होते हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि फर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ओके, अब जो डिसीजन है उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा, इन्वेस्टमेंट, कहां कहां पैसा लगाना है, करंट एसेट में जो लगाना है उसके लिए जो डिसीजन लेंगे वो है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिक्स एसेट में जो पैसा लगाना है उसके लिए जो डिसीजन लेंगे उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अर्निंग का कितना पोर्शन रिटेन करे और कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करे। और तीसरा कौन सा, फाइनेंसिंग डिसीजन जो है वो ये बोलता है कि कितना कितना पैसा हम किस किस सोर्स से जो है वो क्या करेंगे, रेज करेंगे। ठीक है, तो डिसाइड द सोर्सेज और उनका कॉम्बिनेशन, भाई अलग अलग सोर्स से कितना कितना पैसा अपने को क्या करना है, रेज करना है। मतलब बेस्ट मिक्स कौन सा होगा, क्योंकि बेस्ट मिक्स अपने को लेना पड़ेगा ताकि अपनी अर्निंग जो है वो क्या हो, बढ़े। मतलब मेन बात ये है कि हमारी वैल्यू बढ़े। ठीक है, अगर आपने बेकार सा मिक्स अगर आपने चुन लिया तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो अर्निंग कम हो जाएगी। ओके, और वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे अल्टरनेट को हम लोग जो है वो, ऐसे अल्टरनेट कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम आए और हमारी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आए। ओके, इसके लिए हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा दो बातें। पहला होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तो ये बताएगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये सिर्फ होता है किसका, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का कॉम्बिनेशन। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के नाम पे हमारे पास जनरली जो स्टडी के तौर पर हम लेके चलते हैं वो होती है चार, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और लॉन्ग टर्म डेट। ओके, अब अपने को कहां से पैसा लेना है उसके लिए अपने को पहले क्या करना पड़ता है, क्वांटिफाई करना पड़ता है रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अल्टरनेट कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, उसके लिए अपने पास में कितनी टेक्निक है, दो टेक्निक है। मतलब किस सोर्स से कितना कितना पैसा रेज करे उसके लिए हमारे पास में दो टेक्निक है, एक है लीवरेज और एक कौन सा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ओके, इनके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा अपने को डेट से क्या करना है, उठाना है। क्योंकि डेट के अंदर क्या होता है, रिस्क है। रिस्क क्या होता है, रिस्क को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है कौन सा, ऑपरेटिंग, एक है कौन सा, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग रिस्क क्या बोलेगा, ये रिस्क एसोसिएटेड है वेरिएशन इन द ईबीआईटी। जब हमने काम शुरू किया था तो हमने सोचा था कि इतना इतना अर्निंग तो हम कर ही लेंगे, क्या पता उतनी अर्निंग ना आए, तो वो जो अर्निंग में जो वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। उस ऑपरेटिंग रिस्क की वजह से जो है वो क्या होगा, इसकी वजह से अराइज होगा क्या, फाइनेंशियल रिस्क। क्यों, क्योंकि
डेट के ऊपर आपको हर साल जो है वो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल रिस्क आएगा, मतलब शायद हम फिक्स फाइनेंशियल चार्ज बोले तो इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड का टाइम पर पेमेंट ना कर पाए, तो उसके लिए बोलते हैं उसको हम लोग क्या, फाइनेंशियल रिस्क। दोनों रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो डेट से पैसा उठाते हैं। ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों रिस्क को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है वो डेट से पैसा क्या करते हैं, उठाते हैं। और कितना उठाएं, उसके लिए दो टेक्निक है, एक है आपका लीवरेज और एक है EBIT EPS एनालिसिस। इसीलिए हम लीवरेज एनालिसिस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, या लीवरेज को पढ़ते हैं। तो लीवरेज क्यों पढ़ रहे हैं, कितना पोर्शन, ध्यान से सुनना, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितना पोर्शन डेट का लेके आऊं, उसके लिए मेरे को हेल्प करेगा कौन, लीवरेज। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। आइए अब हम पढ़ेंगे लीवरेज को। ये आपके ना स्टार्टिंग के अंदर मैंने कुछ ये डाला था फाइनेंशियल डिसीजन वाला, ये सारी बोल बच्चन जो है जो आपको मैंने करवा दिया, ये वही है। अब मैं आपको डायरेक्टली पहले लेके जाता हूँ लीवरेज के ऊपर। ये लीवरेज क्या है, अगर बात करूंगा लीवरेज का, तो लीवरेज जो है एक फिनोमिना है, ठीक है। ये क्या करता है, दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में जो है वो रिलेशन मेंटेन करता है। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल होगा उसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल होगा उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। तो दोनों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन मेंटेन करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीवरेज। ओके, तो मतलब यहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल को कंप्यूट नहीं करते, हम यहां पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल में होने वाले चेंज का दूसरे वेरिएबल के ऊपर इंपैक्ट चेक करते हैं। दोबारा बोलता हूं, हम यहां पे कुछ चीज को क्वांटिफाई नहीं करते, मतलब यहां पे कोई चीज निकालते नहीं है, बल्कि हम यहां पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल में होने वाले चेंज का दूसरे वेरिएबल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीवरेज। पढ़ते हैं लीवरेज को। द टर्म लीवरेज इन जनरल रेफर्स टू द रिलेशनशिप। लीवरेज का मतलब जो है वो क्या होता है, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कितने, टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल। ध्यान से समझना, दो। पहली बात तो लीवरेज कितने वेरिएबल में रिलेशन मेंटेन करता है, दो। और दोनों वेरिएबल कैसे, इंटर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। अब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसका मतलब एक वेरिएबल दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। विद रेफरेंस टू द बिजनेस फर्म के अंदर ये वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, लाइक कॉस्ट हो गया, लाइक आउटपुट हो गया, सेल्स रेवेन्यू हो गया, EBIT हो गया, EPS हो गया, एक्सेट्रा। इन फाइनेंशियल एनालिसिस, जब बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस का, लीवरेज रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिवनेस। फाइनेंशियल एनालिसिस में लीवरेज अपने को जो है वो क्या बताएगा, ये बताएगा रिस्पॉन्सिवनेस या फिर इन्फ्लुएंस किसका, वन फाइनेंशियल वेरिएबल का ओवर सम अदर फाइनेंशियल वेरिएबल। मतलब एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है वो बताएगा कौन, लीवरेज। इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में, दो फाइनेंशियल वेरिएबल, दोबारा सुनिएगा, दो फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीवरेज। इन द लीवरेज एनालिसिस द एम्फेसिस, जो हमारा मेन जो हमारी नजर होती है वो किस पे होती है, इज ऑन द मेजरमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। हम यहां पे क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, रिलेशनशिप ऑफ द टू वेरिएबल रादर देन ऑन मेजरिंग दीज वेरिएबल। मतलब वेरिएबल को निकालते नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, एक वेरिएबल के बेस पर दूसरे वेरिएबल को निकालते नहीं है, बल्कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं। आगे, हाउएवर द टू वेरिएबल फॉर विच द रिलेशनशिप इज टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड मेजर शुड बी इंटर रिलेटेड। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों वेरिएबल ऐसे हो जो आपस में एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, अदरवाइज नहीं तो लीवरेज स्टडी में नॉट हैव एनी यूजफुल पर्पस टू सर्व। नहीं तो लीवरेज के अंदर जो है, लीवरेज कोई भी आपको फायदा नहीं करेगा। तो पहली बात, लीवरेज में आप क्या करोगे सर, लीवरेज एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स चेक करते हैं। एक वेरिएबल में चेंज होने का दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको चेक करते हैं। मेन बात, लीवरेज में हम किसी दूसरे वेरिएबल को कंप्यूट नहीं करते, बल्कि दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं। ओके, हाँ जी। अब ये क्या बोलते हैं, लीवरेज को डिफाइन करेंगे कैसे, लीवरेज में बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन वन वेरिएबल डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन सम अदर वेरिएबल। तो ऊपर जो आएगा न्यूमरेटर के अंदर वो क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंप्लाइडली न्यूमरेटर ऊपर वाला जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल से x, एंड द डिनोमिनेटर नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बोले तो y। ओके, फिर ये क्या होता है, लीवरेज एनालिसिस दस रिफ्लेक्ट एज टू हाउ रिस्पॉन्सिवनेस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जी, इसमें चेंज होने की वजह से कितना चेंज आएगा आपके किस में, डिपेंडेंट वेरिएबल में। ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना चेंज आएगा उसको बोलते हैं लीवरेज। क्या बोलते हैं, लीवरेज। आइए, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे दे रखा है, ए फर्म इंक्रीज सेल, कंपनी ने अपने सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस को बढ़ा दिया।
पहले कंपनी सेल्स प्रमोशन पे खर्चा करती थी 5,000, अब 5,000 से कर दिया कितना 6,000, कितना बढ़ा दिया 20% से बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले 5,000 पे कंपनी बेचती थी ओनली कितने 200 गुड्स, अब बेचती है कंपनी कितने 300, तो सेल जो है वो कितनी बढ़ गई, सेल जो है वो बढ़ गई कितने पे 50% से, किससे 50% से। तो बताओ लीवरेज बताओ, तो लीवरेज कैसे निकलेगा, लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज इन यूनिट सोल्ड कितना आ गया 50 अपॉन परसेंटेज इन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस कितने हैं 20, तो कितना आ गया 2.5। अब ये 2.5 बेसिकली क्या डिनोट करेगा, अगर 1% चेंज होगा, अगर 1% चेंज होगा किसमें सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस में, तो उसकी वजह से 2.5% चेंज आएगा किसके अंदर, आपके सेल के अंदर। ध्यान से समझिएगा, अगर लीवरेज आपका 2.5 अगर 2.5 निकला तो इसका मतलब क्या कि अगर डिनोमिनेटर में 1% का चेंज आएगा तो उसकी वजह से न्यूमरेटर में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 2.5% का। इसको निकालता है कौन, लीवरेज। तो लीवरेज का फॉर्मूला बोलो पहले क्या, लीवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हाँ जी। तो यहां पे जैसे 2.5 निकला तो यहां क्या बोलते हैं, दिस मीन्स डेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 2.5 टाइम, वो कितना है 2.5 टाइम से डेट परसेंटेज इन द सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ए डायरेक्ट रिलेशन कंसिक्वेंस ऑफ द सेल्स रेवेन्यू ऑफ द फर्म। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो जुड़ा होता है किससे, सेल से, जितनी सेल ज्यादा होगी उतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा ज्यादा, एंड इन टर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिटरमाइन द प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। फंक्शनल रिलेशनशिप जो है सेल्स का, ईपीएस का, ईबीआईटी का, वो इस फिगर के थ्रू बता रखा है। अब ध्यान से समझो, पहले देखो हम जनरली प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेटमेंट निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ओके, ये कैसे होती है, सबसे ऊपर लेते हैं सेल, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो निकलेगा क्या कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट है पता है, ये फिक्स होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी दो तरह की होती है बिजनेस के अंदर, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल। तो पहले जो माइनस होती है वो कौन सी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, लाइक आपका रेंट हो गया एक्सेट्रा। ओके, इसको माइनस करने के बाद आएगा क्या, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस ईबीआईटी में से माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट कर दिया, तो क्या आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे क्या, टैक्स, तो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इसी को जनरली कई बार बोल देते हैं हम लोग क्या, ईपीएस। मतलब अगर इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से तो क्या निकल जाएगा, ईपीएस। आप ध्यान से समझना, ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको बोलते हैं, ये भी फिक्स कॉस्ट है, लेकिन पता है कौन सी, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट, एक होती है कौन सी, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और एक होती है कौन सी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना, आप ध्यान से समझो। सेल और ईबीआईटी में जो रिलेशन मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या करता है, सेल में, किसमें, सेल में और ईबीआईटी में रिलेशन मेंटेन करेगा। मतलब यहां पे हम ये देखते हैं कि सेल के बढ़ने या कम होने का ईबीआईटी पे इंपैक्ट चेक करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बोलो ऑपरेटिंग लीवरेज। एक होता है फाइनेंशियल लीवरेज, वो क्या करेगा, वो ईबीआईटी में, ध्यान से सुनो, ईबीआईटी में और ईपीएस में रिलेशन मेंटेन करेगा। जितनी अर्निंग ज्यादा होगी उतना ईपीएस ज्यादा होगा, ध्यान से समझना इस बात को। तो ईबीआईटी में और ईपीएस में रिलेशन जो मेंटेन करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल लीवरेज। और जो सेल में और ईपीएस में रिलेशन मेंटेन करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंबाइंड लीवरेज। तो लीवरेज जनरली कितने तरह की हो गई है, 3 तरह की। एक है कौन सा, ऑपरेटिंग, एक है कौन सा, फाइनेंसिंग, और एक है कौन सा, कंबाइंड। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो कौन सी होती है, ऑपरेटिंग लीवरेज 2 वेरिएबल में रिलेशन मेंटेन करते हैं, एक होता है ईबीआईटी और एक होता है कौन सा, सेल। तो ईबीआईटी और सेल में जो रिलेशन मेंटेन करते हैं उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग। ठीक है, ईबीआईटी और ईपीएस में जो रिलेशन मेंटेन करेगा उसको बोलेंगे क्या, फाइनेंसिंग। ठीक है, और सेल में और ईपीएस में जो रिलेशन मेंटेन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंबाइंड लीवरेज। ओके, हाँ जी, आइए अब देखते हैं। बोल द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव प्रेजेंटेशन शो दैट द लेवल ऑफ ईबीआईटी डिपेंड करता है किस पे, लेवल ऑफ सेल पे। अब ये देख लो, लेवल ऑफ ईबीआईटी किस पे डिपेंड करता है, सेल पे। जितनी सेल्स ज्यादा होगी, जितनी सेल ज्यादा उतना ईबीआईटी ज्यादा, जितनी सेल कम उतना ईबीआईटी भी कम। और जो राइट हैंड साइड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, and the right hand side of the above expression shows that the level of profit after tax or EPS depend upon the level of EBIT। ये डिपेंड करता है किस पे, EBIT। जितनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा, ज्यादा, उतना EPS भी ज्यादा। जितनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कम, उतना EPS भी क्या होगा, कम होगा। ओके जी सर। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स रेवेन्यू एंड द ईबीआईटी इज डिफाइंड बाय एज द ऑपरेटिंग लीवरेज। सेल्स में और ईबीआईटी में जो रिलेशन मेंटेन करते हैं वो बताएगा कौन, ऑपरेटिंग लीवरेज। और रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस वो बताएगा कौन, फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप निकालते हैं किसका, सेल्स का और ईपीएस का, तो वो बताएगा कौन आपको, कंबाइंड लीवरेज। ओके
जी सर, अब ये क्या बोलते हैं, गिवन द लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज द ईबीआईटी, द फाइनेंशियल मैनेजर शुड स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज, फाइनेंशियल मैनेजर हमेशा क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है किसको, ईपीएस को, एंड फॉर दिस पर्पस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज इज असेंशियल, इसीलिए फाइनेंशियल लीवरेज जो है उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही क्या है, जरूरी है, क्योंकि अगर आपको वैल्यू को क्या करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में, ओके, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज के बेस पर ही आप डिसाइड करते हो कि कितना डेट अपने को लेना है और कितना डेट अपने को नहीं लेना, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज जब आप निकालते हो तो देखो उसके अंदर मेन फैक्टर कौन सा है, ये इंटरेस्ट, समझ रहे हो ना, हाँ जी सर। आगे फिर बोलता है However, as the level of EBIT, लेकिन हमको मालूम है EBIT जो किस पे, देखो ये बोलता है EBIT और EPS में रिलेशन मेंटेन करेंगे, उसको वो कौन उठाएगा, फाइनेंशियल लीवरेज, लेकिन हमको मालूम है क्या कि EBIT जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर करता है, हाँ जी, तो इसके लिए अपने को जो है वो ऑपरेटिंग लीवरेज को भी जो है वो निकालना क्या है, जरूरी है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज शुड ऑल्सो बी एनालाइज थ्रू द फाइनेंशियल लीवरेज इज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज अपने लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्टली रेलिवेंट, पूरा का पूरा पढ़ेंगे, फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं वो सब पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कैसे निकालते हैं सब पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं उसका, ठीक है ना। मोर ओवर द ऑपरेटिंग लीवरेज एंड द फाइनेंशियल लीवरेज आर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों लीवरेज जो है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। इन द फॉलोइंग डिस्कशन, अब आगे डिस्कस करेंगे, दीज टू लीवरेज हैव बीन फर्स्ट डिफाइंड करेंगे इंडिविजुअली, देन उनके बेस पर हम क्या निकालेंगे, कंबाइंड, ओके, हाँ जी। अब यहां पे मैं कुछ आपको बता दूं, देखो हम ऐसा करते हैं, सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो आएगा क्या, ईबीआईटी, माइनस करेंगे क्या, इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट होता है ये, इंटरेस्ट जो है ये है आपकी कौन सी, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो माइनस करके क्या आएगा, ईबीटी, ईबीटी बोल रहे हो अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो क्या आएगा, ईएटी, ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे किसे, नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या निकल आएगा, ईपीएस, ओके। और एक बात ध्यान रखना, जितनी अर्निंग ज्यादा होगी उतना ही ईपीएस क्या आएगा, ज्यादा, जितनी अर्निंग कम होगी उतना ईपीएस क्या आएगा, कम आएगा, तो अर्निंग में और ईपीएस में कैसा रिलेशन है, बोलो, इनमें पॉजिटिव, और जितनी कॉस्ट ज्यादा होगी उतना ईपीएस क्या आएगा, कम आएगा, जितनी कॉस्ट कम होगी उतना अर्निंग क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसा है आपका, नेगेटिव, ये बात को थोड़ा ध्यान रखना, ओके जी सर। तो लीवरेज का मतलब जो है वो बेसिकली क्या है, पहली बात तो ये लीवरेज का मतलब होता है, लीवरेज एनालिसिस के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिलेशन मेंटेन करते हैं किस के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा कौन सा, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने पर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द लीवरेज, ओके, हाँ जी। लीवरेज कितने तरीके का है, तीन तरीके का, एक है कौन सा ऑपरेटिंग, एक है कौन सा फाइनेंशियल, और एक है कौन सा कंबाइंड। ऑपरेटिंग लीवरेज में हम क्या करते हैं, अभी ऊपर से ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर सर हम रिलेशन मेंटेन करते हैं किस किस में, दो चीजों में, सेल्स और ईबीआईटी में जो रिलेशन मेंटेन होता है उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, ईबीआईटी और ईपीएस में जो रिलेशन मेंटेन होता है उसको बोलेंगे कौन सा, फाइनेंशियल, और सेल और ईपीएस में जो रिलेशन मेंटेन होता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंबाइंड, ओके, हाँ जी सर, ये बात समझ में आ रही है जी। वैसे आपको छोटा सा बता दूं, सेल्स और ईबीआईटी की बात अगर मैं कर रहा हूं, जितना सेल्स ज्यादा होगी उतना ईबीआईटी ज्यादा, उतनी अर्निंग ज्यादा होगी, जितनी सेल कम उतनी अर्निंग कम। दूसरा, ईबीआईटी और ईपीएस की बात करूं, जितनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज्यादा होगी उतना ही ईपीएस भी क्या आएगा, ज्यादा, जितनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कम होगी उतना ईपीएस जो है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सेल और ईबीआईटी में रिलेशन ऑपरेटिंग लीवरेज, ईबीआईटी एंड ईपीएस में रिलेशन फाइनेंशियल लीवरेज, और सेल और ईपीएस में रिलेशन उसको बोलेंगे आप लोग क्या, बोलो, कंबाइंड लीवरेज। तो तीनों लीवरेज को अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है, ये देखो, ये फर्स्ट लीवरेज है ऑपरेटिंग, फिर आएगा फाइनेंशियल, फिर आएगा कंबाइंड, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, और लास्ट में पढ़ेंगे इंडिफरेंस पॉइंट, और पूरा का पूरा एक टॉपिक चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपका हो जाएगा खत्म, ओके जी सर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, ओके, और कोई कमी लगे तो वो भी बताइएगा, ठीक है। और डिटेल वीडियो जो है वो 21 तारीख को आ रही है। 21 तारीख को मैनेजमेंट का बैच लॉन्च हो रहा है जून 2022 के लिए। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप जो है नीचे हमने नंबर दिया हुआ इसके ऊपर कॉल कीजिएगा। 21 तारीख को आपको पूरी डिटेल बता देंगे। बाकी पूरी डिटेल हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल के वहां पे बताने वाले हैं। ओके, हाँ जी सर, चलो आप ये कीजिए, मिलते हैं कल नए लेक्चर में जिसके अंदर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे किसको, ऑपरेटिंग लीवरेज को, फिर करेंगे फाइनेंशियल, फिर करेंगे कौन सा, कंबाइंड, और ये लीवरेज वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ओके जी सर, तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।